नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में बात करेंगे बीजेपी के गले की हड्डी टेनी। आयोग 5 जनवरी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में एसआईटी की चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाना विपक्ष के लिए यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। विपक्ष पहले से इस मुद्दे पर भाजपा और अजय मिश्रा को घेर रहा है। पिछले साल दिसंबर में खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष पहले दिन से इस मसले पर लगातार अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहा था। किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठनों ने भी उनके इस्तीफे की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो इस मुद्दे को उठाकर चुनाव में कांग्रेस को चर्चा में ला दिया था। सोमवार को एसआईटी ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद अब फिर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है और केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल जोर कस रहे हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के नेता जनसभा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यूपी की सियासत बीजेपी नेता अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का मुद्दा गर्मा गया है, जो विरोधियों के लिए सत्ता की सीढ़ी तो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हुए तिकोनिया कांड के बाद विपक्ष के हाथ जो मुद्दा लगा वो यूपी की सियासत की धुरी बन गया। जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर हुआ तो वहीं घटना ने सरकार के लिए साग बट्टा लगा दिया। आशीष के बहाने विपक्ष ने अजय मिश्रा और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां बीजेपी अपना दामन बचाने में जोर लगा रही है तो विपक्ष इस्तीफे पर अड़ गया है। सोमवार को एसआईटी ने लखीमपुर खीरी कांड पर सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दायर की। एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया। जांच के दौरान एसआईटी ने केंद्रीय मंत्री के करीब वीरेंद्र शुक्ला का नाम चार्जशीट में बढ़ाया है, लेकिन एसआईटी की जांच में अजय मिश्रा का नाम नहीं होने से आरोपी पक्ष नाराज है। संतुष्ट हम इसलिए नहीं है कि 3 अक्टूबर को जब ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो उसमें एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टैनी का नाम लिखा गया था, लेकिन पुलिस ने उनको नामजद नहीं किया। उसके बाद एसआईटी टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। टीम चेंज हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। फिर हमने उस टीम को एक प्रार्थना पत्र दिया कि इसमें अजय मिश्रा टैनी का नाम नहीं है और उनको नामजद किया जाए। आश्वासन मिला था कि हाँ उनका नाम लाया जाएगा, क्योंकि उनके नाम पे महिंद्रा थार गाड़ी भी थी, उनके स्टेटमेंट भी थे भड़काने के। किसानों के विरोध में उन्होंने बहुत कुछ बोला भी था। जवान को कापी दी जाएगी, मैं उसका अवलोकन करूंगा, पढ़ूंगा। उसके बाद क्या कुछ किस पे लगाया है उन्होंने, किस आधार पे चार्जशीट फाइल की है, तभी कुछ बताने की स्थिति में हूँ। एक व्यक्ति का नाम भी बढ़ाया गया है। हाँ, ऐसा प्रोसिक्यूशन की तरफ से बताया गया है कि वीरेंद्र शुक्ला का नाम धारा 201 आईपीसी के तहत बढ़ाया गया है। 201 का कापी मिलने के बाद रणनीति तैयार करेंगे कि क्या आरोप किस पे लगाया है। अभी तक जो धाराएं आई हैं उस धाराओं को लेकर आगे क्या? अभी तक जो धाराएं आई हैं उन्हीं धाराओं के तहत तो चार्जशीट आई है। चार्जशीट की कापी मिलने के बाद ही तो कुछ बता पाएंगे। कुछ राइफल के इस्तेमाल की बात आई। राइफल के वो नंदन के बाद बताया गया है कि आशीष मिश्र मोनू की राइफल अभियुक्त जो जिला कारागार में निरुद्ध है नंदन सिंह के द्वारा प्रयोग की गई है। वो तो फर्जी बताया दिखाया गया है, तो राइफल तो घर से मंगवाई गई थी। अजय मिश्रा को लेकर विपक्ष ने ट्विटर पर भी मोर्चा खोला। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट पर ट्वीट किया और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने ट्वीट पर लिखा कि झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसी चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वे रक्षक के पद पर हैं, लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसान को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लखीमपुर किसान हत्याकांड में 5000 पेज की चार्जशीट वास्तव में भाजपा की डबल इंजन सरकार का काला छिट्टा है। आज भाजपा का हर समर्थक कार्यकर्ता शर्मिंदा है और सामाजिक बहिष्कार के डर से डरा है। जो जीवन देने वाला अन्नदाता की हत्या कर सकते हैं वो किसी और को क्यों छोड़ेंगे।
एसआईटी की चार्जशीट में आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाना विपक्ष के लिए यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। अजय मिश्र के मंत्री पद को बचाने के पीछे बीजेपी की सबसे बड़ी वजह यूपी चुनाव में ब्राह्मण वोटों का समीकरण है, तो कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाकर चुनाव में कांग्रेस को चर्चा में ला दिया है। एक तरफ पार्टी अजय मिश्र पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन छवि बिगड़ने का डर भी पार्टी को सता रहा है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज एसआईटी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। एक और आरोपी बढ़ गया है जो रिश्ते में अजय मिश्र टेनी का साला है, लेकिन अजय मिश्र का नाम इसमें भी नहीं है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। आखिर अजय मिश्र टेनी को बचाने की कोशिश है या फिर अजय मिश्र का इस घटना से कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि जो थार गाड़ी है वो अजय मिश्र टेनी के नाम है। अगर किसी घटना में किसी गाड़ी का उपयोग होता है तो भी दोषी पाया जाता है, लेकिन इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इस्तीफा नहीं दे रहे अजय मिश्र ने खुद भी कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरा बेटा या मैं उस घटना में मौजूद पाया जाता हूं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है, उनका बेटा इस घटना में मौजूद भी था और मुख्य आरोपी भी है, उसके बावजूद इस्तीफा ना देना और दूसरी बात सरकार की तरफ से बर्खास्त ना करना। तो जैसा हम कह रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। अगर बर्खास्त करते हैं तो ब्राह्मण वोट जो हैं उनके खिसकने का डर है, और अगर बनाए रखते हैं तो विपक्ष लगातार हमलावर है, और विपक्ष जिस तरह से हमलावर है तो उससे संदेश जनता के बीच यही जाता है कि सरकार एक तरफ तो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करती है तमाम माफियाओं पे, अपराधियों पे, लेकिन उन्हीं की सरकार में जो बड़े मंत्री पद पर हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, दोहरापन क्यों? ये सवाल जो है हम नहीं, जो विपक्ष है वो उठा रहा है और जनता तक ये संदेश भी जा रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शशांक यादव हैं, एमएलसी समाजवादी पार्टी से लखीमपुर से। शशांक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा इमरान अली हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। इमरान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ अनुराग यादव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कुंवर बसित चौधरी हैं बीजेपी से। कुंवर बसित चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत बसित चौधरी जी आप ही से करेंगे। आप ही से करेंगे कि ये जो हम कह रहे हैं कि गले की हड्डी बनता जा रहा है अजय मिश्र टेनी का बर्खास्त ना करना और उनको शामिल रखना, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, कितना सहमत हैं आप? मेरा नाम कुंवर बासित अली है और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर गृह मंत्री के बेटे पर भी एफआईआर हो जाती है, क्योंकि हम कानून जांच के बाद जो नाम निकलते हैं बासित अली जी हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। जी बासित अली जी अपनी बात कहिए। एसआईटी जांच करती है और एसआईटी के आधार पर ही, जांच के आधार पर ही ये नाम निकलता है, क्योंकि हम शुरू से ही कह रहे थे कि अगर इसमें अजय मिश्रा टेनी जी के बेटे या उनका कोई आधार होता है तो कार्रवाई होगी। किसानों के सम्मान में, किसानों के लिए इससे बड़ा उदाहरण आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जो गाड़ी थी वो अजय मिश्र टेनी के नाम पर थी, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? क्या उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया जा सकता था? अगर उनके साले का नाम जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है उनकी जो एक्सयूवी थी वो भी बरामद हुई थी, स्कॉर्पियो, तो जब उनकी गाड़ी बरामद हुई है और जब उनसे पूछताछ की गई उन्होंने उसको नकार दिया, जांच में सहयोग नहीं किया, झूठ बोला, तो जिनकी गाड़ी थार जिनके नाम पर है उनको चार्जशीट में शामिल क्यों नहीं किया गया? सवाल इस बात के उठ रहे हैं बासित अली। केवल गाड़ी के आधार पर, गाड़ी होने के आधार पर किसी को अपराधी मान लेना और किसी को
शामिल कर लेना ये उचित नहीं है। तो उन्होंने ताकि- झूठ भी बोला था, इसके अलावा झूठ भी बोला था। उन्होंने कहा था मैं और मेरा बेटा घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। तो जांच को प्रभावित करने की, दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश तो की, और उनका बेटा तो वहां मौजूद भी था, मुख्य आरोपी भी है। वो जो कार्यक्रम स्थल था वहां मौजूद थे, और एसआईटी की जांच इसीलिए हुई थी, एसआईटी की जांच इसीलिए हुई थी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो सच अदालत के सामने आए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के बने हुए इमरान अली साहब। इमरान अली साहब, जैसा कि आपने सुना, कुंवर बासित अली को उनका कहना है कि अगर गाड़ी शामिल होती है तो वो दोषी नहीं माने जाएंगे, और अगर आपसे पूछताछ करती है टीम किसी घटना के बाद, अगर आप उसको उसमें झूठ बोलते हैं, जांच को प्रभावित करते, बाद में साबित हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे थे, घटना से जुड़े तथ्यों को छिपा रहे थे, क्या कोई कार्रवाई नहीं बनती? कोई ऐसे कानून नहीं है? अगर आप किसी भी जांच के दौरान झूठ बोलते हैं तो सेक्शन 201 और 181 में आईपीसी में आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है। इसलिए बनती है कि आपने जो एविडेंस है उनको एक्चुअली, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप एविडेंस टेम्पर कर रहे हैं, जो आपकी नॉलेज को बता दिए। दूसरा यह है कि गाड़ी के एक्सीडेंट के केसेस में जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें हमेशा ये देखा गया है कि जो गाड़ी का मालिक है उसको भी उस अक्यूज बनाया जाता है, इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी है, कोई भी जो आपकी मशीनरी को यूज कर रहा है या आपके वेसल को नेविगेट कर रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल इस बात की जिम्मेदारी है कि वो किसी ऐसे आदमी को अपनी गाड़ी या मशीनरी ना दे जिससे पब्लिक सेफ्टी को नुकसान पहुंचने का कोई खतरा हो। और यकीनन नॉर्मली एक्सीडेंट के सारे केसेस में जो गाड़ी का मालिक है उनको भी पार्टी बनाया जाता है। कम से कम जो केसेस हैं जिसमें इंश्योरेंस वालों के खिलाफ जो केसेस होते हैं एमएससीटी के, उसमें तो गाड़ी का मालिक पूरी तरह लायबल है सारा का सारा कंपनसेशन देने के लिए अगर कोई एक्सीडेंट से डेथ या कोई भी इंजरी हो रही है। तो ये कहना कि साहब वो गाड़ी उनकी थी और उनको पार्टी नहीं, उनको अक्यूज नहीं बनाया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि उन्होंने अगर मिसगाइड किया है इन्वेस्टिगेशन को तो यकीनन उनके खिलाफ एविडेंस बचाने का, गलत एविडेंस देने का मुकदमा बनता है, और वो पुलिस को शायद बताना चाहिए था, लेकिन ये पुलिस की समझ है। अभी एक चार्जशीट आई है, पुलिस उसको देख रही है, उसके बाद कोर्ट के पास भी अपनी एक पावर है कि कोर्ट चाहे तो वो खुद किसी भी आदमी को जो लगता है कि वो किसी केस में आरोपी हो सकता है, वो सारी चार्जशीट के पन्ने और उसके तथ्य और उसके एविडेंस, या बाद में किसी की गवाही से भी कोर्ट को ये लगता है कि ये आदमी भी इस केस में आरोपी होना चाहिए, अभियुक्त बनना चाहिए, तो कोर्ट उसको खुद से ऑर्डर पास करके उसको केस में अभियुक्त बना के उसको समन कर सकता है। तो अभी देखना यह है कि पहले आज पहला दिन है, चार्जशीट फाइल हुई है, 208 लोगों के शायद उसमें एविडेंस है, विटनेस है। मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा हो कि आने वाले टाइम में उनको आरोपी ना बनाया जाए। बिल्कुल। और एक बात और ये है कि कोई चार्जशीट फाइल होने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि चार्जशीट फाइल होने का मतलब ये नहीं है कि केस पुलिस ने अपनी तरफ से बंद कर दिया और कोर्ट को थमा दिया है। हमेशा पुलिस के पास पावर है चार्जशीट फाइल करने के बाद 173 सीआरपीसी में 173 में कि वो अपनी जांच रख सकती है, और कोई भी कल नई चीज, नए तथ्य, नए एविडेंस आते हैं तो वो कोर्ट में दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती है उन आरोपियों के खिलाफ जिनके खिलाफ उसको वो तथ्य मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो मानेंगे इमरान अली जी कि अब जो अगर बाद में जो तथ्य सामने आते हैं उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, या धाराओं की बात करें, ऐसा तो नहीं हो सकता उसमें कमी हो? जो जो अभी तक रिपोर्ट सौंपी है उसमें धाराएं बढ़ाई जा सकती, कम तो नहीं की जा सकती? देखिए, पुलिस की कोई पावर नहीं है धारा को कम करने की, लेकिन कोर्ट चाहे तो वो अपने सारे मटेरियल को, एविडेंस को जो कोर्ट ने फाइल किया उसको देखते हुए किसी भी धारा को बदल सकता है, क्योंकि अब जो अगली स्टेज होगी वो स्टेज यही होगी कि किन किन धाराओं में मुकदमा चले। ने एक एफआईआर दर्ज की, उसकी जांच की, जांच के बाद पुलिस ने पाया कि इस केस में हमें ये सबूत मिले हैं और इन धाराओं में मुकदमा कोर्ट में डालना चाहिए, तो वो बना के अपनी रिपोर्ट, जिसको चार्जशीट कहते हैं, वो कोर्ट में डालते हैं। उसके बाद कोर्ट उसका संज्ञान लेता है, को बुलाता है, उन सबको वो कॉपियां देता है कि पुलिस ने आपके खिलाफ ये मुकदमा यहाँ दिया है कि आपका बनता है, इसमें ये एविडेंस है, आपको क्या कहना है। फिर वो लोग उस चार्जशीट के बाद उसको कहते हैं चार्ज की स्टेज, उसके ऊपर बहस होती है, फिर कि नहीं इन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा बनता है, तो उसमें धाराएं बढ़ा भी
सकता है, घटा भी सकता है, कोर्ट की पूरी पावर है। हालांकि पुलिस की कोई पावर नहीं है कि वो धाराओं को हटा दे, ऐसा जनरल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बिल्कुल, अब कोर्ट तय करेगा कि जो रिपोर्ट भेजी गई इसमें कितनी सत्यता है, और बचाने का जो सामने वाले का जो वकील है आरोपी पक्ष का, वो भी बचने की कोशिश करेगा, तमाम सारे तथ्य रखेगा। अब देखने वाली बात होगी जो तथ्य उसकी तरफ से रखे जाएंगे उसमें कितना दम है, कितनी सत्यता है। हमारे साथ शशांक यादव जी हैं, एमएलसी हैं सपा से। शशांक जी, जैसा कि आपने सुना कुंवर बासित अली जी को, उनका कहना है कि कोई आरोपी नहीं बनते हैं, अजय मिश्र टेनी पर उनको आरोपी बनाया जाए, कितना सहमत है? देखिए, इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है, और आप तो मीडिया से और बेहतर बता सकते हो, क्योंकि एफआईआर में तो उन पर नामजद वो साजिशकर्ता बताया ही गया था गृह मंत्री जी को। मेरी अपनी जानकारी में एसआईटी ने उनको तलब ही नहीं किया पूछताछ के लिए। जिस व्यक्ति का नाम 208 गवाह किए हैं, तो ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वही जो है वो संदेह के घेरे में आ जाती है। इस व्यक्ति के नाम पे जो आरोप लगाया चार्जशीट में, तो सॉरी एफआईआर में, और एसआईटी पूरी उनसे कोई पूछताछ भी ना करे। और जैसा अभी इमरान साहब कह रहे थे हमारे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो फोर्स स्टेटमेंट बार बार आ रहे थे कि मेरा लड़का वहां पे शामिल नहीं है, मैं वहां पे कहीं पे शामिल नहीं हूँ, कोई भी होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ये एक इन्फ्लुएंस माना जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो मुझे तो, हालांकि जांच अभी जारी है, जांच तो रुकती नहीं है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन एक जो मौका था उत्तर प्रदेश सरकार के पास, क्योंकि बीच में बहुत डांट खाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, और यहां तक रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो जुडिशियल कमीशन बनाया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खत्म कर दिया, अपनी निगरानी में इसकी जांच करवाई है, और चीजें चली। पुलिस ने अपना जो भी कार्रवाई करी, वो उनकी डे टू डे वो रिपोर्ट देते थे। तो जो पुलिस की मंशा पे सब कुछ कितना भी अच्छा उन्होंने किया हो, लेकिन एक बार स्टेटमेंट के लिए गृह मंत्री जी को तलब करना चाहिए था, अजय मिश्रा जी को, और उनको तलब नहीं किया। इसलिए लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में थी, उसकी जांच जो है वो सवालों के घेरे में रहेगी, और मुझे लगता है कि कोर्ट इस पे सवाल उठाएगा। लेकिन शशांक जी, अगर पुलिस दबाव में थी तो एसआईटी की जो टीम जो इसका गठन किया गया था, एसआईटी की टीम तो पूछताछ के लिए बुला सकती थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका गठन किया था। क्या एसआईटी की जो टीम थी उस पर भी दबाव था उन तक पहुंचने का, उनसे जानकारी हासिल करने का? ना आप कह सकते हो, कोई सबूत दे सकते हो दबाव है, ना मैं दे सकता हूं। जो परिस्थितियां होती हैं उन्हीं को देख के आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो। यहां पर मोटी मोटी सी बात थी कि एफआईआर में नाम है तो एसआईटी को गृह राज्य मंत्री से भी पूछताछ करनी चाहिए थी, जो एक प्रॉपर और लीगल तरीका है। उन्होंने बात नहीं करी। इस बीच तमाम स्टेटसमैन जो गृह मंत्री जी की तरफ से आए, साहब जो है मेरा बेटा शामिल नहीं है, और शामिल होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ये इतने फोर्सफुल स्टेटमेंट से कि जो ये इस बात का दबाव दे रहे थे कि मेरे लड़के को फर्जी फंसाया जा रहा है या मुझे मीडिया ट्रायल हो रहा है, इस तरीके से। लेकिन एसआईटी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से प्रभावित हुई या दबाव में आया। ये जांच उसकी, कोई भी अगर कॉम्पिटेंट अफसर होता तो मेरे ख्याल में, अब जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, जब ये चार्जशीट जाएगी तो मुझे पूरा ये भरोसा है अपने लीगल उसके अनुभव के आधार पर कि एक सवाल उठेगा जरूर कि गृह राज्य मंत्री से बयान क्यों नहीं लिया गया। तो ये ऐसा ना करके एसआईटी ने अपनी ही साख पर सवाल उठाए, और इसलिए पूरे विपक्ष को ये कहने का मौका मिल रहा है कि सरकार गृह राज्य मंत्री को बचाए। ठीक है, लेकिन अगर आप आरोपी नहीं बना रहे, कम से कम सरकार के हाथ में इतना तो है, अगर नाम भी आ रहा है, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, तो आप कम से कम उनको पद से तो बर्खास्त कर सकते हैं। और जैसा वो बोल रहे थे कि अगर मेरा बेटा मौजूद हुआ तो मुख्य आरोपी है, आप स्वतः इस्तीफा दे दीजिए। दोनों ही चीजें नहीं हो रही। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप बने हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिरुद्ध जी, जो अब चार्जशीट सौंपी गई है,
क्या सोचना है आपका? सब ठीक ठाक चल रहा है और क्या इस्तीफा दिया जाना चाहिए खुद से अजय मिश्र टेनी को? आम आदमी पार्टी क्या राय इसमें? सबसे पहले तो के न्यूज के दर्शकों को आपको मेरा जय हिंद जय बुंदेलखंड। देखिए, आज चार्जशीट तो इस बात की दाखिल हो गई है कि जो लोग रास्ते पर थे उनके रास्तों पर चलते हुए उनके ऊपर जिसने गाड़ी चढ़ाई है उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई है, पर जिसकी वजह से इन किसानों को रास्ते पे उतरने के लिए मजबूर हो गए उसको हत्यारे को कब सजा मिलेगी, उसकी चार्जशीट कब दाखिल होगी, ये देखना है। और आज चार्जशीट दाखिल हुई है 5000 पन्नों की। तो अजय मिश्र टेनी जो कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आज तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि चार्जशीट में साफ साफ उनके बेटे का नाम आ गया है। साथ ही साथ अमित शाह को यह सोचना चाहिए कि कब तक ये पार्टी गोडसे जैसे हत्यारों और अजय मिश्रा टेनी जैसे हत्यारों के साथ खड़ी रहेगी। ये वही पार्टी है जिसके प्रवक्ता साथी आकर बड़ी ही निर्लज्जता से चैनलों पर गोडसे का महिमा मंडन करते हैं और आज जो है अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़े हुए हैं। तो इन हत्यारा पार्टी में कोई फर्क नहीं है। आज किसानों की जो 700 से ऊपर किसान मरे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, किसी का घमंड जिम्मेदार है, किसी की जो बचकानी हरकत जिम्मेदार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपनी घमंड के चलते हुए 700 किसानों की शहादत को मंजूर कर लिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। और आज 5000 पन्नों की जब ये चार्जशीट दाखिल हुई तो इससे एक बात और साफ हुई कि अजय मिश्रा टेनी जी या भाजपा के लोग कितने ही भोले बने रहे, कितने ही जनता के सामने ये बने रहे कि हम बहुत साफ दामन के हैं, पर असलियत में इनके दामन के ऊपर किसानों के, नौजवानों के, गृहिणियों के, आम जन के खून के दाग लगे हुए हैं। और जनता जब ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको जो ये इनकी जो घमंडकारी नीतियां हैं, जो अहंकारी नीतियां हैं, जब इनसे चंगुल छुड़ाकर इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, तब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने कितने बेगुनाहों की, कितने ही बेकसूर लोगों की जान ली है, उनको मरने के लिए छोड़ा है। ठीक है, अनुराग यादव जी हमारे साथ बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग यादव जी, कितना मुश्किल इस वक्त है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए कि अजय मिश्र टेनी को उनके पद से बर्खास्त ना करना, और जो सियासी गलियारों में हलचल है, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ये ब्राह्मण हैं इस वजह से, क्योंकि अगर 2014 की चुनाव की बात करें, 2017, 2019 लगातार ब्राह्मणों ने खुलकर बीजेपी को समर्थन किया, बड़ी तादाद में उन्होंने वोट बीजेपी को किया है। डर यह है कि अगर कार्रवाई करते हैं, उनको बर्खास्त करते हैं, तो ब्राह्मण रूठ ना जाए और आगामी चुनाव में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई उत्तर प्रदेश में, मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है, नुकसान उठाना पड़ जाए। देखिए, ये सब तो बहाने हैं। ब्राह्मण क्यों रूठेगा? क्या कोई भी ब्राह्मण किसी हत्यारे के साथ, किसी आरोपी के साथ इस तरीके के, जिसने किसानों को रौंद डालने की साजिश रची हो और उसमें शामिल माना जा रहा है, उसके साथ क्यों ब्राह्मण वर्ग खड़ा होगा? क्या ब्राह्मणों के नेता नहीं है बीजेपी में? ब्राह्मणों के एक से एक नेता बीजेपी में मौजूद हैं और ब्राह्मण वर्ग पूरी तरीके से वो बीजेपी के साथ रहा पिछले चुनाव में। लेकिन जिस तरीके की ये एक तस्वीर बनाई जा रही है, वो समझ में नहीं आ रही है कि आखिर बीजेपी या प्रधानमंत्री क्यों एक ऐसे आरोपी को अपने कैबिनेट में शामिल रखना चाहते हैं। ये बड़ी देखा जाए तो ना तो ये मुझे कानूनी दृष्टि से अच्छा लग रहा है कि बीजेपी को जो इस तरीके से बचाव कर रही है, और ना ही राजनीतिक दृष्टि से। आज जब यूपी का विधानसभा चुनाव चल रहा है, तब आप एक किसान विरोधी चेहरे को आप संरक्षण दे रहे हैं, तो ये राजनीतिक दृष्टि से भी कहीं कोई बहुत उपयुक्त आपका डिसीजन नहीं है। और आप जिस तरीके से इसको बचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर एक बहुत गलत संदेश किसानों के और आम जनता के बीच में जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी आखिर कौन सी कमजोर नस प्रधानमंत्री की दबी हुई है अजय मिश्र टेनी से कि वो बराबर उसको संरक्षण दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सोचना होगा, क्या ब्राह्मण चेहरा कोई और नहीं हो सकता? क्या यूपी में ब्राह्मण नेताओं की बीजेपी में कमी है? एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक समझदार, एक से एक बुद्धिजीवी नेता बीजेपी के पास हैं, लेकिन क्या सारा पूरा ब्राह्मण वर्ग आके अजय मिश्र टेनी पर ठहर जाता है?
ये तो बहाने हैं। देखिए, इसके पीछे कोई और बात है। कौन सी कमजोर नस दबी हुई है जो अजय मिश्र टेनी जिसके कारण अजय मिश्र टेनी को नहीं हटाया जा रहा है। और अगर आप अजय मिश्र टेनी का बैकग्राउंड भी देखें तो वो एक आपराधिक छवि का नेता है, और इस तरीके के नेता को अगर बीजेपी संरक्षण देती है तो निश्चित रूप से उसका जितना प्रचार, जितना विज्ञापन जो आज वो दिखा रहे हैं कि वो गुंडों के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, कानून व्यवस्था के खिलाफ है, ये पूरा प्रचार झूठा प्रतीत हो रहा है। तो ये कहें कि जो एसआईटी की जो चार्जशीट है वो तो अब दाखिल हो गई है, अब हो सकता है कि इंतजार में हो कि किसी तरह ये चार्जशीट दाखिल हो, उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिले और जो डैमेज कंट्रोल है उसके बाद हम ये फैसला लें। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमानों के साथ बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सरपंच साहब कल आप पंचायत का टाइम रख लीए? फिर हाँ रख लो, कोई टाइम कल शाम का 4-5 बजे का रख लेने जी। फिर दसो 5 बजे का रख लेने। रख लो 5 बजे का रख लो। सरपंच साहब। हाँ भी छिंदिया, आजा आजा। धक्का हो गया सरपंच साहब, जिन्हां दी जमीन ते कुल्ली बनाई सा उन्हें अपनी जमीन खाली करा ली, यह कह के उन्हां दे मुंडे दा विआह है। सरपंच साहब हुण मेरा टब्बर की करेगा? मेरे निक्के निक्के न्याणे ने, गरीबां दी तां सरकार भी नहीं सुनदी। कौन कहंदा गरीबां दी कोई सरकार नहीं सुनदी? पंजाब सरकार ने तेरे वर्गे बेघरियां ते बेजमीनियां लई वड्डा फैसला लिया है। उसे फैसले नूं अमल च लिआउण लई कल असीं पंचायत सद्दी है। पंजाब सरकार ने योग लाभपात्रियों नूं पिंडां दे विच 5-5 मरले प्लाट देने दा ऐलान कीता है। मतलब हुण मैनूं भी प्लाट मिलेगा सरपंच साहब? क्यों नहीं मिलूगा, बिल्कुल मिलूगा। पंजाब सरकार नूं गरीब वर्ग नाल पूरी हमदर्दी है, ताही एडा वड्डा फैसला लिया। वाह मेरे मालका, मैं तो कभी सोचा भी नहीं सी कि मेरे वर्गे बेजमीने कोल भी अपना प्लाट होएगा जिथे मैं अपना मकान बना सकांगा। ताही तां कहंदे हैं पंजाब सरकार गरीबां दी हमदर्द सरकार। कर दे विच चली गल, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी अगवाई वाली पंजाब सरकार कर दी मसले हल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात करें बीजेपी की गले की हड्डी टेनी। जी हां, आज लखीमपुर तिकोनिया कांड से जो
चार्जशीट थी उसे दाखिल कर दिया गया है। एक और आरोपी की उसमें एंट्री हुई है जो साला है अजय मिश्र टेनी का। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि अगर एक आरोपी को बढ़ाया गया है तो क्या अजय मिश्र टेनी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता था? उनकी गाड़ी उसमें शामिल थी, उसके पहले उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, तो वजह क्या है? क्यों आखिर टेनी को बचाया जा रहा है? और अगर आप आरोपी नहीं बनाते तो सरकार क्यों उनको उनके पद से बर्खास्त नहीं कर रही है? खुद उन्होंने भी कहा था कि अगर मेरा बेटा और मैं घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे और अगर मौजूद हुए तो मैं स्वतः इस्तीफा दे दूंगा। वो बात भी अब सवाल खड़े कर रही कि आप खुद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बड़ी वजह है? अब तक बदस्तूर वो अपने पद पर बने हुए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बासित अली हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बासित अली जी, जैसा कि आप अभी अनुराग जी को मैं सुन रहा था, अनुराग जी का कहना है कि ब्राह्मण होना एक वजह नहीं है, ऐसा उनका अपना मानना है। अगर ब्राह्मण होना वजह नहीं है और विरोधी जो है विपक्षी पार्टियां लगातार उन पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के बीच भी ऐसा मैसेज जा रहा है कि आप दूसरों पर तो बुलडोजर चला देते हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता मंत्री पर कार्रवाई नहीं करते, तो वजह क्या है? क्यों उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा? भाई साहब, पहली बात, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, और दूसरा विषय ये है कि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एसआईटी नहीं है। जब कानून और केस अदालतें अपना केस देख रही हैं, वहां से जैसा मार्गदर्शन होगा, कानून के हिसाब से जो होगा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ मैं आपको एक बार बता दूं कि जो देश की भावनाएं हैं, माननीय मोदी जी उनको समझते हैं, किसानों की भावनाएं उन्होंने समझी, कानून को वापस लिया, उसी तरीके से जो भी इसमें उचित होगा, अभी तक जब तक केस अदालत के अंदर है, मुझे लगता है कि हमें इस पर बात अभी नहीं करनी चाहिए, अभी इसमें कुछ समय और देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि अजय मिश्र टेनी पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए सरकार को? उनके पद पर उनको बने रहना चाहिए? जब वो खुद जिस दिन घटना हुई उसके बाद उनका जो बयान आया था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर मेरा बेटा, मैं वहां मौजूद होऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। अब ये बात तो आप मानते ना, उनका बेटा मौजूद था, मुख्य आरोपी बनाया गया है, कि अभी भी बीजेपी को यह लगता है कि आशीष मिश्रा टेनी जो है वो निर्दोष है, वो घटना के वक्त वहां मौजूद ही नहीं था? या तो बीजेपी ये बोल दे, आप ये बोल दीजिए। कानून, अदालत सबसे बड़ी चीज है, हमें उसका सम्मान करते हुए अभी सम्मान की बात कर रहा हूं। जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है, या तो उसको गलत आरोपी बना दिया है चार्जशीट में? हमें अभी कुछ और इंतजार करना चाहिए। ठीक है, आप मुझे, क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं है और मुझे यहाँ इतना बड़ा मामला हो गया, कमाल करते हैं भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है? लखीमपुर कांड इतना बड़ा मामला है, एसआईटी को गठित करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, दोबारा जांच दल को, उसके बाद अब 90 दिन के पहले एक प्रक्रिया होती, 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट दाखिल करनी, वो भी दाखिल हो गई है। इतनी बड़ी खबर है, आपको पता ही नहीं है? अजय मिश्र टेनी ने यह बयान दिया था कि मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा और मेरा बेटा वहां मौजूद होता है, आपको पता ही नहीं है? कमाल करते हैं आप। इमरान अली जी, जैसा कि ये तो पुख्ता है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता, भले ही बचाव पक्ष के जो वकील हैं अपनी तमाम दलीलें कोर्ट में रखेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, धाराओं को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कोर्ट में भी कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। अभी आप कोर्ट का आएंगे बासित अली जी। इमरान अली जी, आप ही से सवाल है। देखिए सब, चार्जशीट आने का मतलब यह है कि पुलिस ने अपनी जांच में ये बात पक्की तरह पाई है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। चार्जशीट उन्हीं लोगों के खिलाफ फाइल होती है जिनके खिलाफ पुलिस को पुख्ता तौर पर सबूत मिलते हैं। जनरली पुलिस चार्जशीट ऐसे नहीं फाइल करती कि साहब हाँ हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। पुलिस की चार्जशीट आने का मतलब यह है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और उस इन्वेस्टिगेशन में पक्के तौर पर उनके पास इस बात के सबूत हैं कि ये आदमी इस पूरे के पूरे आरोप में और इस पूरे के पूरे क्राइम में इन्वॉल्व था। पुलिस
पुलिस ने उस हिसाब से चार्जशीट फाइल करी है, 208 लोगों के बयान है। तो आज ये बात कहना कि साहब आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होगा, कोर्ट उसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, देखिए दोषी किसी को बनाना है या नहीं बनाना है, ये काम तो हमारे देश में और ज्यादातर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये काम कोर्ट का है, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आज जो चार्जशीट आई है वो ये बात बिल्कुल पूरी तरह साबित करती है कि जो मंत्री जी के बेटे हैं उनके खिलाफ साफ सबूत वहां मौजूद है। क्योंकि देखिए आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें एक बड़ी अच्छी चीज ये हो गई कि हर आदमी के हाथ में कैमरा आ गया है, तो बहुत सारे लोग जगह जगह वीडियो बनाते हैं, आप चीजों का नकार नहीं सकते हैं। सीसीटीवी से पुलिस बहुत ज्यादा क्राइम सॉल्व कर रही है, वीडियो से बहुत ज्यादा क्राइम सॉल्व कर रही है। तो पुलिस के पास 208 लोगों की गवाही है जो आपके खिलाफ है। उसके अलावा पुलिस का यह मानना है कि आप वहां मौजूद थे। उसके अलावा अब तो चार्जशीट में शायद यह भी माना जा रहा है कि वही गाड़ी चला रहे थे और उनके मामा गाड़ी में पीछे बैठे थे। तो ये तो हर हाल में उनके खिलाफ पूरी तरह पुख्ता केस है। मुझे नहीं लगता ये कोई आसान केस है और इसको बीजेपी या कोई भी सरकार या विपक्ष ये कह के ये बोले कि नहीं साहब इसमें लिपापोती हो गई, तो मुझे नहीं लगता। ये काफी अच्छा और सॉलिड काम एसआईटी ने किया है, चार्जशीट उनके खिलाफ डाली है और सबको ये बात माननी चाहिए कि अगर चार्जशीट आई है, एसआईटी उसमें इन्वॉल्व है। एसआईटी का मतलब यह है कि अगर आप एसआईटी पे उंगली उठा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं, जो कि कंटेम्प्ट है। लेकिन बीजेपी ये बात नहीं समझ रही है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शशांक जी, जैसा कि बासित अली बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, उसके बाद चीजें जो हैं क्लियर होंगी। अगर यही मामला समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक पर हुआ होता तो कहा जा सकता था कि जो पुलिस है वो बचाने की कोशिश कर रही है या फिर सरकार पर सवाल उठ सकते थे, कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार आपकी है केंद्र में, आपकी सरकार प्रदेश में है, क्या पुलिस आपके खिलाफ काम करेगी? देखिए ये बात हिंदुस्तान में बिल्कुल आएंगे सर आपके पास। शशांक जी, मैं ये आप लीगल पहलू पे ज्यादा आगे आप एक सवाल कर रहे थे बार बार कि बीजेपी हटा क्यों नहीं रही है। मैं उसी पर एक चीज जोड़ना चाह रहा था। एसआईटी तो इमरान साहब सही कह रहे हैं कि वो तो अंडर द सर्विलेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और मुझे भरोसा है पूरा कि इसको जब देखेगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सवालात उठेंगे, वो तो आगे के भविष्य की बात है। लेकिन दो चीजों को जरूर गौर कर लीजिए। आज जो ही एक मलिक साहब का बयान आया, गवर्नर साहब का, कि जब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से कि साहब 500 से ज्यादा किसान लोग वहां पर आत्महत्या कर चुके हैं किसान आंदोलन में, तो मोदी साहब का उन्होंने ये उन्हीं के शब्द हैं जो पूरा आज फेसबुक पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कि मोदी साहब ने कहा कि कोई मेरे लिए थोड़ी मरे, वो जो घमंड की भाषा थी। तो एक पहलू वहां पर आ गया। दूसरा पहलू, अमित शाह साहब के साथ ये गृह राज्य मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री को चूंकि इनका एक काम करने का एक तरीका है कि वो आसानी से अपनी छवि ये नहीं बनाना चाहते हैं कि हम विपक्ष के दबाव में आ गए और इसलिए वहां पर इस्तीफा नहीं देंगे। और विपक्ष बहुत ही विपक्षी नहीं है, पूरा जनमानस जो डिमांड कर रहा है बड़ी सिंपल सी बात है। आप जब भी जनप्रतिनिधि बनते हैं तो भारत के संविधान की शपथ उठाकर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, आप उसी के आधार पर आप मंत्री बनते हैं। और एक इतिहास गवाह है, मतलब कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन, जिस पर आरोप, विपक्ष का आरोप जो भी कह लीजिए, वो गृह राज्य मंत्री के ऊपर, अभियुक्त उसका गृह राज्य मंत्री का बेटा हो रहा है और उसी के गृह जनपद के उसके अपने गांव में कांड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अगर पुराने ट्रेडिशंस को लोग, लाल बहादुर शास्त्री जी इस्तीफा इस बात पे दे देते थे कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, यहां पर तो गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा वो बेटा एसआईटी से आरोपित हो रहा है। और पुरानी परंपराओं को अगर फॉलो कर ले या अपने पुराने वीडियो को देख ले जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा कहीं से दोषी पाया जाएगा, अब दोषी पाने पे अगर वो जजमेंट पे आ गए तो उस दौर पे मत जाइए। उस दौर के जो नेता थे, जैसे आपने जिक्र किया, उनकी बराबरी करना कहीं से भी जायज नहीं है। उनका अपमान हो जाएगा अगर उनका नाम आप इनसे जोड़ेंगे। आजकल तो नेता इतने बदमाश, इतने बेशर्म हो गए, जब तक उनको धक्का देके पार्टी से बाहर न किया जाए वो मानने वाले नहीं है।
नहीं खत्म हो सकते, स्टैंडर्ड तो वो लोग क्रिएट कर गए हैं। स्टैंडर्ड तो हमेशा पुराने ही प्रतिमान याद किए जाते हैं, जो मानक खड़े हो चुके हैं राजनीति में। तुलना हमेशा उन्हीं से होगी। लेकिन शशांक जी, क्या आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण होना फायदेमंद साबित हो रहा है अजय मिश्र टेनी के लिए, या फिर जैसा अनुराग जी ने कहा ब्राह्मण होने से कोई मतलब नहीं है, वो अलग विषय है? अनुराग जी की बात से सहमत हूं। ब्राह्मण होना इसमें फैक्टर नहीं है। इसमें फैक्टर इस बात का है कि ये केंद्र की सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम एक सीमा तक झुक गए, अब आगे नहीं झुकेंगे। वरना जो मलिक साहब का, आज गवर्नर साहब का जो बयान, मेघालय के सतपाल मलिक साहब का जो बयान आया है कि मोदी जी ने बड़े उससे कहा था कि कोई मेरे लिए नहीं मरे, और अमित शाह साहब का गृह मंत्री होना, मुझे यही लगता है कि सरकार खाली ये दिखाना चाहती है कि चूंकि वो मुल्जिम नहीं है इसलिए हम उसको इस्तीफा नहीं होने देंगे, और मुल्जिम वो आ नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है ना तो टेनी साहब इस्तीफा देंगे और ना ही केंद्र सरकार उनसे इस्तीफा मांगेगी। ये मेरा मानना है। जी, हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप बने हुए आम आदमी पार्टी से। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है क्या अब आने वाले कुछ दिनों में जो इस्तीफे को लेकर चर्चा हो रही है, अजय मिश्र टेनी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या बहुत जल्द वो इस्तीफा खुद ही दे देंगे या फिर सरकार उन्हें बर्खास्त करेगी? ऐसा अब प्रतीत होता है क्योंकि चार्जशीट जो है उसे दाखिल कर दिया गया है। देखिए, अब भाई वो अपने राजधर्म की मर्यादा रखते हैं या नहीं रखते हैं, पर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि सरकारें आएंगी प्रचार जाएंगी पर ये देश रहेगा। और एक ऐसी पार्टी जो पूरे देश भर में इस बात का प्रचार कर रही हो कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने कानून में नंबर 1 बना दिया हो, और उसी प्रदेश में गोरखपुर में एक कानपुर के व्यापारी की हत्या हो जाती है, इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो जाती है, इनके खुद गृह राज्य मंत्री के पुत्र किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो ये सारी बातें मिलकर एक साफ इशारा कर रही है कि कानून व्यवस्था तो ठीक है नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जो ये ना मानने वाले स्वरूप को अपना के रखे हुए है, वो इसीलिए रखे हुए हैं कि इन्हें पता है कि जहां हमने ये माना, जहां हमने अजय मिश्र टेनी जी को बर्खास्त किया, वहां जो हमने सजा धजा कर एक आडंबर की पोल जो खड़ी करी है ना, वो पोल खुल जाएगी और जनता को पता चल जाएगा कि जिस कानून नंबर 1 व्यवस्था की, जिस यूपी नंबर 1 व्यवस्था की ढकोसला योगी आदित्यनाथ जी देश विदेश में पेल रहे हैं, वो झूठा है। जनता को पता चल जाएगा कि बीते 5 साल जो योगी आदित्यनाथ जी को शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों के लिए मिले थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कभी कोरोना के उपकरणों, चिकित्सीय उपकरणों खरीदी में घोटाले में निकाल दिए, कभी जो है बच्चों को नमक रोटी खिलाने में निकाल दिए, कभी शिक्षा में 9 करोड़ के घोटाले में निकाल दिए, कभी जल मिशन में, जल शक्ति मिशन के घोटाले में निकाल दिए, कभी राम मंदिर की जमीन के घोटाले में निकाल दिए। ये जो इनकी पोल है, ये पोल ना खुल जाए, इसलिए जो है ये आज हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी, मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो तो साफ बोलते हैं कि जो माफिया थे वो जेल में हैं, वो प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। एक वक्त था व्यापारी पलायन करते थे, अब वक्त ये है कि जो पलायन कर गए व्यापारी वो वापस उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। वो तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, अपराधी जेल में हैं, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। एक वक्त था जब अपराधियों की हत्या होती थी, आज व्यापारियों की हत्या हो रही है। एक वक्त होता था जब चोर और डकैत फरार होते थे, आज एसपी और ऑफिसर्स फरार हो रहे हैं। एक वक्त होता था कि लोग बोला करते थे कि जो है कि अगर कानून है तो उसके ऊपर लोगों का विश्वास था, पर आज जब कोर्ट में या कोर्ट में मैंने बोला, आज जब कानून व्यवस्था के नाम पर लोग पुलिस में जाते हैं तो पुलिस वाले उनसे रंगदारी मांगते हैं और उनसे बोलते हैं कि रंगदारी दीजिए वरना आपकी हत्या हो जाएगी। तो ये वो वक्त है। और योगी जी जिसकी बात कर रहे हैं, तो योगी जी ने तो खुद आते ही अपने साथ अपने ऊपर लगे हुए सारे कानूनी केस हटा लिए थे। तो वो तो हर सरकार में होता है, जो भी केसेस होते हैं खुद के लोगों पे उनको हटाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ये आज की राजनीति नहीं है, बहुत पुरानी है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब जो अधिकारी हैं वो फरार हैं, तो ऐसा नहीं, अपराधियों में लगाम लगी है। हालांकि जो बड़े अपराधी हैं वो जरूर सलाखों के पीछे, लेकिन छोटे मोटे जो अपराध हैं वो अभी भी प्रदेश में हो रहे हैं। उस पर कब तक अंकुश लग पाएगा ये देखने वाली बात है। अनुराग जी, जैसा कि आप कह रहे थे अभी ब्रेक से पहले, जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण होना विषय नहीं है, लेकिन अगर पुरानी बात करें, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता है।
17 की बात करें तो 72% वोट ब्राह्मणों को मिले थे बीजेपी को। 19 में 82% वोट मिले जब लोकसभा का चुनाव हुआ। और सबसे खास बात कि 2014 में यूपी में ब्राह्मण का वोट 72% मिला, वो अलग है। लेकिन 77 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां जीत का अंतर 10,000 वोट से भी कम रहा है। और 50,000 वोटर ब्राह्मणों का ऐसा है जो उन 77 सीटों में जीत का अंतर तय करता है। और जिस तरह से अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा, हालांकि इसको राजनीतिक रंग देना नहीं समझूंगा, लेकिन चर्चाएं हैं कि आप दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है और राज्यसभा सांसद शुक्ला जी को ब्राह्मण कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या यह माने कि ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, और बहुत जल्द ऐसा करके अब एक्शन भी ले सकते हैं अजय मिश्र टेनी पे, ताकि भरपाई हो जाए, उसके बाद एक्शन लें, या फिर सरकार ने सोच लिया एक्शन नहीं लेंगे? अनुराग जी, देखिए, सबसे पहले हमें एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि किसी भी अपराधी की ना तो कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। तो अपराधी को किसी जाति से या किसी धर्म से जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। साफ सी बात है, ब्राह्मण जो वोट रहा है वो बीजेपी का वोट बैंक रहा है। ब्राह्मण मुख्यतः बीजेपी को सपोर्ट करता रहा, और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अजय मिश्र टेनी या विकास दुबे जैसे लोगों की वजह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। ब्राह्मण एक पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसमें बहुत आईएएस, आईपीएस, बहुत काबिल नेता मौजूद हैं और बीजेपी में है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से आप शुरू करिए, अपने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं, एक से एक नेता बीजेपी के पास ब्राह्मण चेहरे हैं। तो ये सारी चीजें ले जाकर अजय मिश्र टेनी पर रख देना ये बिल्कुल गलत है कि अजय मिश्र टेनी चूंकि ब्राह्मण है इसलिए अजय मिश्र टेनी को नहीं हटाया जा रहा है। अजय मिश्र टेनी को हटा देने से ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अनुराग जी, उनको मंत्रिमंडल में जिस वक्त शामिल किया गया था, इकलौता चेहरा था उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण का, और विकास दुबे वाला प्रकरण भी चल रहा था, और तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि जो योगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो ब्राह्मण विरोधी हैं, ऐसी चर्चाएं थी। तो फिर एक इकलौते ब्राह्मण चेहरों को कैबिनेट में लाना, अब उनको निकालना, तो लाए तो इसीलिए थे ना, ब्राह्मण चेहरा थे। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के सलाहकारों की एक चूक थी, एक बड़ी चूक थी कि अजय मिश्र टेनी जैसे आपराधिक छवि के नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करवाना और मोदी सरकार की इमेज को खराब करना, ये बहुत बड़ी चूक थी। और इस अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए, समय रहते सुधार लेना चाहिए बीजेपी को। और ये इसलिए भी सुधार लेना चाहिए कि यूपी का विधानसभा चुनाव है और ब्राह्मण वर्ग कभी किसी अपराधी के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। मैं केवल ब्राह्मण वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी समाज अपने समाज के किसी अपराधी एक बात से अनुराग जी आपकी सहमत हूं, ब्राह्मणों के नेताओं के नाम कम नहीं है उत्तर प्रदेश में, जैसा आपने जिक्र किया लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनसे वरिष्ठ अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे तमाम बड़े नेता ब्राह्मण हैं। लेकिन आजकल की जो राजनीति है उसको मौका मिलता है, इसके पैसा होता है, रुपया होता है, और काफी धनाढ़ व्यक्ति हैं आशीष अजय मिश्र टेनी, काफी बिजनेस है इनका, रॉबिनहुड पांडे की छवि है। और एक कारण यह भी था कि जिस वक्त उनको मंत्री बनाया गया उस वक्त किसान आंदोलन चरम पर था, लखीमपुर खीरी तराई वाला क्षेत्र था, कहा जाता वहां के किसान बड़े धनाढ़ हैं और वो मदद पहुंचा रहे थे बॉर्डर पर जो किसान थे, पैसे से, खाने पीने से। उनको लगा अगर इनको बना देते हैं शायद वो मदद मिलना बंद हो जाए, ये भी एक समीकरण था। नहीं, बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बहुत से ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इनका नाम सजेस्ट किया गया और इनको शामिल किया गया। लेकिन राजनीति में कई बार भूल चूक होती है और ये एक बड़ी चूक हुई है बीजेपी से कि इस तरीके के आपराधिक छवि के आदमी को मोदी कैबिनेट में शामिल करना, ये बिल्कुल गलत डिसीजन था और समय रहते इसको अभी भी सुधारा जाना चाहिए। बीजेपी के पास एक से एक नेता है। अरे आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनकी अध्यक्षी में ये सरकार बनी, सारा कुछ हुआ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके पास उप मुख्यमंत्री इतने काबिल दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं,
ऐसे नेताओं के होने के बाद अगर हम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय मिश्र टेनी को पेश करें तो ये उस पार्टी के लिए हो सकता है कि जहां पर कोई लेकिन ये तो मानते हैं अनुराग जी, ये तो मानते हैं ब्राह्मणों की जो भूमिका है चुनावों में बहुत अहम रही है। अगर पिछले चुनावों की बात करें, 2007 की बात करें, जब मायावती ने सरकार बनाई थी तो ब्राह्मणों का जो समीकरण था ब्राह्मण वोट के जरिए ही बनाई थी और वही फायदा 2012 में अखिलेश यादव को मिला, अब 2017 में बीजेपी को मिला और अब 2022 में क्या एक बार फिर से ब्राह्मण कहीं दूसरी तरफ जाता है या बिखराव होता है तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ब्राह्मण वर्ग शायद इस बात से नाराज होगा कि एक पूरे ब्राह्मण समाज को एक ऐसे आपराधिक छवि के नेता से जोड़कर दिखाया जा रहा है कि पूरा ब्राह्मण समाज नाराज हो जाएगा अगर अजय मिश्र टेनी इस्तीफा दे देंगे या उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। ये ब्राह्मण कभी भी ऐसे अपराधी व्यक्ति के साथ खड़ा होना, इस इमेज के आदमी के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। एक आम ब्राह्मण को आप सोचिए, वो कभी इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो हम कैसे मान ले कि वह ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाएगा अगर अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त कर दिया जाएगा? तो आप कहीं ना कहीं पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं। इस तरीके की बार बार चर्चाएं करके, इस तरीके से मीडिया में बार बार यह आ रहा है कि अजय मिश्र टेनी को पूरे ब्राह्मण समाज से जोड़कर देखा जा रहा है। मुझे लगता है कोई भी समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी अपने समाज के किसी अपराधी व्यक्ति के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा और इसलिए समय रहते बीजेपी को चाहिए कि वो तत्काल इस पर कोई कड़ा निर्णय ले और इनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। क्योंकि आप ये देखिए, कहीं ना कहीं पूरे दबाव में प्रशासन है। ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, ये साफ दिख रहा है कि ये दबाव में है। जब आप उसके साले को आरोपी बना रहे हैं, जो नया आरोपी बना, वो आशीष मिश्रा का रिश्तेदार आरोपी बनाया जा रहा है और बिल्कुल वही काम उसने किया है जो अजय मिश्र टेनी ने किए हैं। तो आप अजय मिश्र टेनी से पूछताछ तक नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि सब कुछ दबाव में हो रहा है। लेकिन ये मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी कमजोर दबी हुई है। सवाल इसी बात के उठ रहे हैं कि उनको आरोपी भी नहीं बनाया जा रहा, बर्खास्त भी नहीं किया जा रहा। आखिर कौन सी घुट्टी इन्होंने सरकार को पिला दी है, बीजेपी को पिला दी कि बीजेपी उन पर इतना कार्रवाई करती है और एसआईटी ने खैर उनको आरोपी नहीं बनाया, वो कोर्ट का विषय, उस पर हम नहीं जाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के मुद्दे में बात कर रहे थे अजय मिश्र टेनी को लेकर। आज चार्जशीट जो है लखीमपुर तिकोनिया कांड की वो कोर्ट में सौंप दी गई है। जो 14 आरोपी बनाए गए, एक और आरोपी बढ़ाया गया अजय मिश्र टेनी के साले, लेकिन अजय मिश्र टेनी को ना आरोपी बनाया गया है और ना उन पर कार्रवाई हो रही। उन्होंने कहा था अगर मैं और मेरा बेटा शामिल होंगे तो इस्तीफा मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आखिर कारण क्या है, क्यों इन पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है? कहा जा रहा ब्राह्मण चेहरा, अगर ब्राह्मण चेहरा नहीं है तो क्या सरकार को लगता है कि अगर अब इन पर एक्शन लेते हैं तो यह कहा जाएगा कि आपने देर क्यों कर दी? अगर वो गलत थे पहले भी ये आप काम कर सकते थे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।